हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज वाले। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। हमने ऐसे फिनोमिना का नाम बताना है जिसको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल कर सकें। टाइम स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल होने के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि वो फिनोमिना जो खुद को रिपीट कर रहे हो एक सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो कि एक फिक्स टाइमिंग में एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है। चेंज ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सन, जो शेडो है पहले ज़माने में हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग सिर्फ शेडो के साथ ही देखते थे कि क्या टाइम हो गया है। ठीक है, उस वक्त टाइम नहीं होता था, वो सूरज की पोजीशन को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि क्या टाइम हो गया। करेक्टरिस्टिक वाइब्रेशंस ऑफ क्रिस्टल्स सच एज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो भी एक सीक्वेंस में होती हैं, तो हम उसको भी एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक टू यूज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ स्टैंडर्ड। हमने पेंडुलम को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं टाइम पीरियड के, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? आप लोगों को अच्छे से पता है ये फॉर्मूला जो है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और ग्रेविटी के। जब हमारी लेंथ चेंज होगी तो फिर ऑब्वियसली हमारा जो टाइम है वो ठीक नहीं होगा। अब ये लेंथ या ग्रेविटी ये दोनों चेंज होंगी तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं आएगा। अब किन सूरतों में ये चेंज हो सकती हैं? नंबर 1 है G इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। आपको पता है कि पूरे अर्थ में जो सेम सीक्वेंस नहीं है, कहीं पहाड़ है कहीं खाइयाँ हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि G की वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट है। तो जब एक ही पेंडुलम को लेके हम डिफरेंट जगह पे रख के टाइम पीरियड मालूम करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड चेंज आता है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, दूसरा आंसर है एयर रेजिस्टेंस। जब भी हम पेंडुलम से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो हवा की रेजिस्टेंस है, अगर हवा तेज़ चल रही है उस पर डिपेंड करती है, या फिर हवा की डायरेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टाइम पीरियड। थर्ड वन हमारे पास है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम किस तरह हमारे पास चेंज होती है? सर्दियों में हम देखते हैं कि हमारी जो भी मटेरियल है वो सिकुड़ता है, उससे लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है, उसके नतीजे में हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी फिर शॉर्ट आएगा। और गर्मियों में बनिस्बत इसके के टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा लंबा आएगा, क्योंकि गर्मियों में जो है वो मेटल जो है वो एक्सपेंड होता है। ये 3 बेसिकली इसके हैं ड्रॉबैक्स पेंडुलम को यूज करने के एज अ टाइम स्टैंडर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। सबसे पहले तो हमने देखना है किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए या उसके अमाउंट को देखने के लिए हम लोग 2 यूनिट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज किलोग्राम और सेकंड वन इज मोल। किलोग्राम हम कब यूज करते हैं? जब हमने बहुत मैसिव और ज्यादा अमाउंट की चीजों को मेजर करना होता है। लेकिन मोल को हम तब यूज करते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 1 मोल्स इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है, इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। एवोगैड्रो जिसको बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 एटम्स हों तो 1 मोल बनता है। तो ऐसी चीज़ें जो मतलब बहुत साइज में स्मॉल हैं
एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेवल की हैं उनको हम मोल के ज़रिए मेजर करते हैं, और जो हमारे पास ज़्यादा मैसेज या हैवी मैसेज हैं आटा चीनी टाइप के, उनको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 3 स्टूडेंट्स measured the length of a needle with a scale, थोड़ा सा इसको ऊपर, scale on which minimum division of 1 millimeter and recorded as, ये हमारे पास उन्होंने मेजरमेंट्स दी हैं कि एक स्केल के साथ वो मेजर करते हैं जिसकी 1 मिलीमीटर डिवीजन है, यानी मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है। और वो ये 3 आंसर्स हैं, इनमें से हमने बताना है कि उनका आंसर जो है वो करेक्ट क्या होगा। तो 1 मिलीमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू है जो उसकी करेक्टनेस की है, ठीक है। इसको अगर हम 1 मिलीमीटर को मीटर में लिखें तो 1 मिलीमीटर हमारे पास इक्वल आएगा 0.001 मीटर के। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। तो इस वैल्यू में हम देखेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ में कि कौन से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक हमारी जो वैल्यू है वो ठीक हो गई। तो यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ तक 2 1 4 तक हमारा आंसर ठीक होगा। जैसे कि इधर है 0.214 मीटर इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारा जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो हमारा आंसर जो है वो भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। हमने लास्ट टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे कि कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन सी इनसिग्निफिकेंट है। तो ये 3 वैल्यूज तक सिग्निफिकेंट है, बाकी जो 5 है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? अच्छा, इसका मतलब है कि एक चेन जो है इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, कि जितनी उसकी जो वीकेस्ट लिंक है ना उतनी ही एक चेन स्ट्रॉन्ग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाकी जगहों से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा मोटी है। अगर वो एक जगह पे भी कम स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो फिर वो चेन या वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी के उस वीकेस्ट पॉइंट पे है, यानी कि वो आराम से टूट जाएगी। इसी तरह हमारे एक्सपेरिमेंट के में ऐसा होता है कि लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो मिनिमम वैल्यू जो है वो मेजर हो वो उतना ही एक मटेरियल एक हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एक इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली आंसर देता है जितना उसका लीस्ट काउंट होता है। अपने लीस्ट काउंट से नीचे जब वो वैल्यू छोटी या लीस्ट काउंट से बड़ी वैल्यू अपने वो मेजर करने की कोशिश करता है तो उसका आंसर जो है वो रॉन्ग आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। ओके, जब भी एक स्टॉप वॉच से हम टाइम मेजर करते हैं तो उसमें किस किस्म के एरर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। 2 किस्म के एरर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। कौन से सिस्टमैटिक एरर हो सकता है इसमें एक, और दूसरा पर्सनल एरर हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर जो है ये हमारा होता है कि फॉल्टी अपरेटस की वजह से हो या फिर लीस्ट काउंट की वजह से हो। सिस्टमैटिक एरर, अगर स्टॉप वॉच ही खराब है या उसमें कोई एरर है या उसका कोई लीस्ट काउंट है, कोई वो इससे छोटी या इससे कम सेकंड्स मेजर नहीं कर सकता तो वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। और सेकंड जो हमारे पास है पर्सनल एरर, उसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता। इसमें उसकी ऑब्जर्वर की जो है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस जो है वो इंक्लूड होगा।
और इसमें एरर इन टाइमिंग अकर्स व्हेन द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड एंड व्हेन इट इज स्टॉप्ड। अगर उसका ध्यान ही नहीं है एक्सपेरिमेंट में और वो स्टार्ट और स्टॉप करने में टाइम ले रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो वैल्यू गलत आएगी और इसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस give any information on constant of proportionality that may appear in an algebraic expression। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या इवन के किसी भी टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 2 पाई है या कोई भी और वैल्यू है, नंबर्स हैं स्पेशली, उनको हम डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना ही उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। जो कांस्टेंट्स हैं ये हमारे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके ही मेजर हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम डायमेंशंस की सूरत में मेजर नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते इसकी डायमेंशंस का। डायमेंशन जो है वो किसी भी चीज़ की क्वालिटेटिव एनालिसिस को बताती है कि उसमें क्वालिटेटिवली कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स नंबर्स हैं हमारे, उनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं जो कांस्टेंट्स हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, और उनको एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया जाता है जो कांस्टेंट्स हैं हमारे किसी भी टर्म में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप इम्पोर्टेंट लिख लो और ये पेपर में आ भी सकता है 2 मार्क्स के लिए। इसमें हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रेशर की और डेंसिटी की। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ फोर्स ओवर डायमेंशन ऑफ एरिया, और फोर्स की डायमेंशन हमारे पास थी mLT की पावर -2 और एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे पास विड्थ जो है ये भी बेसिकली लेंथ ही होती है, इसको हम L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे L स्क्वायर आ गया और इसको L स्क्वायर को ऊपर लेकर गए हमारे पास, तो L की पावर यहाँ पे आ जाएगी -2 और 1, ये एक पावर जो है ये इस L से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर -2। इसी तरह हम डेंसिटी की डायमेंशन निकालते हैं। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास L³ होता है किसी भी चीज़ का, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, और m जो है हमारे पास वो मास होता है, उसको कैपिटल M से हम शो करेंगे, और ये L जो है ये ऊपर जाके पावर -3 बन जाएगा। इसी तरह और भी ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम में आए, आपको और भी टर्म्स फोर्स की निकालने के लिए कहा जा सकता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो आप लोगों ने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, सो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया हुआ है जो लैम्डा है ये लेंथ है किसी भी वेव की, वेव लेंथ है, इसको L से इसकी डायमेंशन L है, V की डायमेंशन जो है वो LT-1 है। V हमारे पास होती है ना स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो उसकी डायमेंशन L T⁻⁻1, यहाँ पे -1 है। और F जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास होती है, हमारे पास इक्वल होती है 1 ओवर टाइम पीरियड के। तो इसको हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो इक्वल होती है 1 ओवर t के। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है वो हमारे पास T⁻⁻1 आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने 2 हमें
इक्वेशंस दी हैं, हमने फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। अब हम लोगों ने चूंकि ऑलरेडी 9th-10th में ये पढ़ी हुई है, हमारे पास ये फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये वाली इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन आप लोगों ने इसी तरह नहीं बता के आ जानी, उन्होंने ये बोला है कि इसकी करेक्टनेस जो है वो चेक करनी है। तो इसकी करेक्टनेस हम किस तरह चेक करेंगे? डायमेंशन से। तो इन दोनों की आप लोगों ने इसी तरह डायमेंशन जो है वहां पे फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमारे पास t⁻⁻1 है और वेलोसिटी की l t⁻⁻1, वेवलेंथ की लैम्डा। इसकी डायमेंशन सबकी पुट करेंगे हम, तो दोनों साइड्स पे हम देखेंगे कि डायमेंशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस का पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए दोनों साइड्स की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे t⁻⁻1 है और यहाँ पे l स्क्वायर t⁻⁻1 है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है ये फॉल्स है। जबकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम वेलोसिटी की डायमेंशन पुट कर रहे हैं और वेवलेंथ की डायमेंशन पुट कर रहे हैं तो l हमारे पास l से कैंसिल हो रहा है और t⁻⁻1 हमारे पास t⁻⁻1 आ रहा है, और ये इक्वेशन हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। उम्मीद है आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई आप लोगों के क्वेश्चन हैं या कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।